नमस्कार, मैं डॉक्टर सुनीता यादव हूँ। आज हम जानेंगे कि किस तरह आप अपने वर्कआउट को इस तरह अनुकूल बना सकते हैं कि वह स्वाभाविक रूप से आपकी टेस्टोस्टेरोन को बढ़ावा दे और उसे संतुलित रखे। मेरा उद्देश्य है कि ये पूरी तरह व्यावहारिक और वैज्ञानिक आधार पर हो। हम विस्तार से बात करेंगे। टेस्टोस्टेरोन शरीर में कैसे बनता है, व्यायाम हार्मोन स्तर को क्यों और कैसे प्रभावित करता है, कितनी तीव्रता और कितनी मात्रा में व्यायाम आवश्यक है, कौन से व्यायाम सबसे प्रभावी हैं और किस क्रम में आपको रेजिस्टेंस ट्रेनिंग और एंड्योरेंस ट्रेनिंग करनी चाहिए। साथ ही हम ये भी समझेंगे कि वास्तविक जीवन में कौन से कारक आपके परिणामों को धीमा या कमजोर कर सकते हैं। इस वीडियो के अंत तक आपके पास एक ऐसा वैज्ञानिक प्रमाणों पर आधारित व्यायाम योजना होगी जिसे आप आज से ही शुरू कर सकते हैं। सबसे पहले एक छोटा सा पुनरावलोकन करते हैं कि टेस्टोस्टेरोन शरीर में कैसे बनता है। जिन लोगों का जन्म पुरुष लिंग के रूप में हुआ है उनमें लगभग 85% से 95% टेस्टोस्टेरोन वृषण टेस्टिस में बनता है और ये काम करते हैं विशेष कोशिकाएं जिन्हें लेयर्डिग कोशिकाएं लेयर्डिग सेल्स कहा जाता है। इन कोशिकाओं को सक्रिय करने का संकेत मस्तिष्क से आता है। ये प्रक्रिया शुरू होती है हाइपोथैलेमस से, जो एक हार्मोन छोड़ता है, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन GnRH। ये GnRH आगे जाकर पिट्यूटरी ग्रंथि को संकेत देता है कि वह ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH का स्राव करे। जब ये LH वृषण तक पहुंचता है तो ये लेयर्डिग कोशिकाओं पर मौजूद रिसेप्टर से जुड़ता है और उन्हें प्रेरित करता है कि वे कोलेस्ट्रॉल से टेस्टोस्टेरोन का निर्माण करें। एक बार जब टेस्टोस्टेरोन रक्त में रिलीज हो जाता है तो यह पूरे शरीर में घूमता है, मांसपेशियों, हड्डियों, मस्तिष्क, वसाउतकों और अन्य अंगों तक पहुंचता है। जब यह किसी लक्ष्य कोशिका में प्रवेश करता है तो यह एंड्रोजन रिसेप्टर से जुड़ता है। यह हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स कोशिका के नाभिक में पहुंचकर जीन ट्रांसक्रिप्शन को प्रभावित करता है। इस पूरी प्रक्रिया का परिणाम यह होता है कि शरीर ऐसे प्रोटीन बनाना शुरू करता है जो मांसपेशियों की वृद्धि और रखरखाव में मदद करते हैं। साथ ही मेटाबॉलिज्म और कई अन्य शारीरिक कार्यों में भी बदलाव लाते हैं। व्यायाम हमारे शरीर के लिए एक शारीरिक तनाव फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस होता है जो एक साथ दो तरह की हार्मोनल प्रतिक्रियाएं उत्पन्न करता है। एक कैटाबॉलिक यानी विघटनकारी प्रक्रिया और दूसरी एनाबॉलिक यानी निर्माणकारी प्रक्रिया। एनाबॉलिक पक्ष पर जब आप कम समय के लिए लेकिन उच्च तीव्रता वाला व्यायाम करते हैं तो ये रक्त में टेस्टोस्टेरोन और ग्रोथ हार्मोन दोनों को अस्थायी रूप से बढ़ा देता है। ये अस्थायी वृद्धि मांसपेशियों की कोशिकाओं में एंड्रोजन रिसेप्टर के संदेश और प्रोटीन की मात्रा को भी बढ़ा देती है, जिससे ये कोशिकाएं हार्मोन के प्रति और अधिक संवेदनशील हो जाती हैं। सरल शब्दों में कहें तो ये आपकी मांसपेशियों को अधिक प्रोटीन संश्लेषण और वृद्धि हाइपरट्रोफी के लिए तैयार करता है। लेकिन ध्यान रहे, ये बदलाव अपने आप नहीं होते। इसके लिए आपके व्यायाम की तीव्रता और कुल मात्रा को एक निश्चित स्तर से ऊपर होना चाहिए। अगर आपका वर्कआउट बहुत हल्का या बहुत कम समय का है तो हार्मोनल बदलाव बहुत कम या नगण्य रहेंगे। अब बात करते हैं रेजिस्टेंस ट्रेनिंग के 3 मुख्य तत्वों की: तीव्रता इंटेंसिटी, मात्रा और विश्राम रेस्ट। ये तीनों चीज़ें आपके नियंत्रण में होती हैं और इन्हीं से आपका हार्मोनल परिणाम तय होता है। तीव्रता ये दर्शाती है कि आप अपने अधिकतम सामर्थ्य के मुकाबले कितना भारी वजन उठा रहे हैं। इसे मापने के लिए हम अक्सर रेपिटेशन मैक्सिमम्स RM का उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए 6 RM का मतलब है वह अधिकतम वजन जिसे आप सही फॉर्म में केवल 6 बार उठा सकते हैं। 10 RM यानी वह वजन जिसे आप 10 बार तक उठा सकते हैं। मात्रा व अर्थ है आपका कुल कार्यभार यानी सेट रेप्स वजन। ये मात्रा आपके शरीर में टेस्टोस्टेरोन के बढ़ने का एक महत्वपूर्ण कारक है। विश्राम का समय भी उतना ही जरूरी है क्योंकि ये तय करता है कि आपकी मांसपेशियों में मेटाबॉलिक तनाव और हार्मोनल संकेत कितनी देर तक बने रहते हैं। अब इसे सरल उदाहरण से समझिए। अगर आप 7 पाउंड वजन के साथ 5 रेप्स करते हैं और फिर वजन बढ़ाकर 150 पाउंड के साथ वही 5 रेप्स करते हैं तो आपने तीव्रता बढ़ाई। लेकिन अगर आपने वही 7 पाउंड पर 10 रेप्स किए तो आपने मात्रा बढ़ाई।
दोनों ही महत्वपूर्ण है, लेकिन तेज और उच्च मात्रा वाला व्यायाम, हाई वॉल्यूम एट हाई इंटेंसिटी, टेस्टोस्टेरोन में अल्पकालिक बढ़ोतरी, एक्यूट बूस्ट के लिए सबसे प्रभावी पाया गया है। अब सवाल आता है, कौन से रेप और सेट पैटर्न आपके हार्मोन, खासकर टेस्टोस्टेरोन, पर सबसे अधिक असर डालते हैं? शोध के अनुसार 2 प्रमुख तरीके सबसे प्रभावी माने गए हैं। 1. बहुत भारी वजन के साथ कम रेप्स वाली ट्रेनिंग, लो रेप ट्रेनिंग। इसमें बड़े मसल ग्रुप्स पर कंपाउंड एक्सरसाइज की जाती है। उदाहरण के लिए 3 से 6 रेप्स ऐसे वजन पर जो आपके 6 RM के करीब हो, यानी ऐसा वजन जो आप अधिकतम 6 बार ही उठा सकते हैं। मध्यम वजन लेकिन अधिक रेप्स और सेट वाली ट्रेनिंग, मॉडरेट लोड हाई वॉल्यूम ट्रेनिंग, जैसे 5 से 10 रेप्स लगभग आपके 10 RM वजन पर। इससे शरीर में कुल कार्यभार, टोटल वर्कलोड बढ़ता है और हार्मोनल प्रतिक्रिया तीव्र होती है। इन दोनों तरीकों में से कोई एक सही नहीं है। मुद्दा यह है कि आप ऐसा वजन चुनें जो आपको चुनौती दे और साथ ही पर्याप्त वॉल्यूम बनाए ताकि शरीर को गहरी प्रतिक्रिया मिले। सरल शब्दों में, ऐसे वजन का उपयोग करें जिसे आप सुरक्षित रूप से नियंत्रित कर सकें, अपने लक्ष्य रेप रेंज में पूरा करें और मल्टी जॉइंट यानी ऐसे मूवमेंट्स करें जिनमें कई जोड़ और बड़ी मांसपेशियां काम करती हों, जैसे स्क्वाट्स, डेडलिफ्ट्स, लंजेस आदि। एंड्योरेंस या एरोबिक एक्सरसाइज जैसे दौड़ना, साइकिलिंग, तैरना आदि भी टेस्टोस्टेरोन पर प्रभाव डालती हैं, लेकिन यह प्रभाव अल्पकालिक शॉर्ट टर्म होता है। अगर आप बहुत तीव्र और कम समय के लिए एरोबिक एक्सरसाइज करते हैं, जैसे 2 से 5 मिनट तक अपने VO2 max अधिकतम ऑक्सीजन क्षमता के 90% पर काम करना, तो इससे शरीर में टेस्टोस्टेरोन का स्तर अस्थायी रूप से बढ़ जाता है। इस दौरान बड़ी मात्रा में मांसपेशियां सक्रिय होती हैं, जिससे एक शक्तिशाली लेकिन अल्पकालिक हार्मोनल प्रतिक्रिया मिलती है। लेकिन अगर आप लंबे समय तक लगातार एंड्योरेंस ट्रेनिंग करते हैं, जैसे घंटों की दौड़, रोजाना अत्यधिक कार्डियो, तो यह स्ट्रेस हार्मोन कोर्टिसोल को बढ़ा देता है, जिससे शरीर में मेटाबॉलिक तनाव, मेटाबॉलिक स्ट्रेन और ऑक्सीडेटिव तनाव, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस पैदा होता है। ऐसे में हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी गोनाडल सिस्टम HPG एक्सिस दब जाता है और धीरे धीरे रेस्टिंग टेस्टोस्टेरोन, आराम के समय का स्तर घटने लगता है। संक्षेप में, छोटे तीव्र एरोबिक सत्र टेस्टोस्टेरोन को अल्पकालिक रूप से बढ़ा सकते हैं, लेकिन लंबे और लगातार बिना रिकवरी वाले सत्र उसे कम कर सकते हैं। अब बात करते हैं हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग की। ये इस संतुलन के बीच में आती है। कुछ छोटे शोध बताते हैं कि चीट से टेस्टोस्टेरोन में थोड़े समय के लिए सुधार हो सकता है, लेकिन ये प्रभाव आमतौर पर केवल 2 घंटे तक रहते हैं, कभी कभी 48 घंटे तक भी। महत्वपूर्ण बात यह है कि कोई भी एक वर्कआउट आपके बेसलाइन टेस्टोस्टेरोन को स्थायी रूप से नहीं बढ़ा सकता। इसके लिए लगातार ट्रेनिंग, सही रिकवरी और जीवनशैली में सुधार आवश्यक है। एक शोध में 2 समूहों की तुलना की गई। पहला समूह वह था जो हर सेट को पूरी तरह फेल्योर तक करता था, और दूसरा समूह वह जो थोड़ा पहले रुक जाता था। परिणाम बेहद दिलचस्प थे। जिन लोगों ने फेल्योर तक नहीं गए, उनमें निचले शरीर की ताकत, लोअर बॉडी पावर ज़्यादा बढ़ी और उनके शरीर में कोर्टिसोल तनाव हार्मोन का स्तर कम था, जबकि व्यायाम के बाद टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा पाया गया। दूसरी ओर, जिन्होंने हर सेट को फेल्योर तक किया, उनमें कुछ व्यायामों जैसे बेंच प्रेस की दोहराव क्षमता, रेपिटेशन कैपेसिटी तो बढ़ी, लेकिन साथ ही तनाव संकेतक, स्ट्रेस मार्कर्स भी बढ़ गए। हार्मोनल दृष्टिकोण से देखा जाए तो हर सेट को फेल्योर तक धकेलना कोर्टिसोल को बढ़ाता है और इससे टेस्टोस्टेरोन की सकारात्मक प्रतिक्रिया दब सकती है। व्यावहारिक सुझाव: फेल्योर का प्रयोग चयनित रूप से करें। तीव्रता और मात्रा, इंटेंसिटी एंड वॉल्यूम पर ध्यान दें, लेकिन हर सेट को अंतिम थकान की सीमा तक न ले जाएं। खासकर हर सत्र या हर व्यायाम में नहीं। संतुलित रूप से ट्रेनिंग करना, यानी कभी कभी फेल्योर तक जाना और कभी थोड़ा पहले रुकना, आपके शरीर के हार्मोनल वातावरण के लिए सबसे अच्छा होता है। कंपाउंड यानी बहुसंय मल्टी जॉइंट एक्सरसाइज, जो शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी समूहों को सक्रिय करती हैं, वे सबसे शक्तिशाली हार्मोनल प्रतिक्रिया उत्पन्न करती हैं। इसका मतलब है कि स्क्वाट, डेडलिफ्ट, लेग प्रेस, रोइंग
और बेंच प्रेस ये एक्सरसाइज लगातार ये दिखाती हैं कि इनके बाद टेस्टोस्टेरोन का स्तर सबसे अधिक बढ़ता है। वहीं दूसरी तरफ आइसोलेशन एक्सरसाइज जैसे बाइसेप कर्ल या ट्राइसेप एक्सटेंशन सिर्फ छोटे मांसपेशी समूहों को सक्रिय करती हैं, जिससे सिस्टम पर कम थकान, सिस्टमिक फटीग और कम हार्मोनल प्रतिक्रिया होती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको आइसोलेशन एक्सरसाइज पूरी तरह छोड़ देनी चाहिए। ये एक्सरसाइज संतुलन, सौंदर्य, एस्थेटिक्स और मांसपेशी समरूपता, मसल बैलेंस के लिए ज़रूरी है। अगर आपका लक्ष्य प्राकृतिक रूप से टेस्टोस्टेरोन बढ़ाना है तो आपकी वर्कआउट का मुख्य आधार होना चाहिए बड़े कंपाउंड लिफ्ट्स। जब आप एक ही दिन रेजिस्टेंस ट्रेनिंग और एंड्योरेंस ट्रेनिंग दोनों करते हैं तो उनका क्रम बहुत मायने रखता है। शोध बताते हैं कि अगर आप पहले रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करते हैं तो शरीर में टेस्टोस्टेरोन का स्तर अधिक बढ़ता है, बजाय इसके कि आप पहले कार्डियो करें। इसका एक प्रमुख कारण है ग्लाइकोजन की उपलब्धता, ग्लाइकोजन अवेलेबिलिटी। रेजिस्टेंस ट्रेनिंग के लिए मांसपेशियों में मौजूद ग्लाइकोजन की आवश्यकता होती है, और अगर आप पहले कार्डियो कर लेते हैं तो यह ऊर्जा स्रोत पहले ही खत्म हो जाता है, जिससे आप भारी वजन या तीव्र ट्रेनिंग नहीं कर पाते। इसके अलावा रेजिस्टेंस ट्रेनिंग से शरीर का न्यूरल और हार्मोनल सिस्टम पहले ही सक्रिय हो जाता है, जिससे एनाबॉलिक सिग्नलिंग बेहतर होती है। यानी वह वातावरण बनता है जिसमें टेस्टोस्टेरोन का निर्माण, टेस्टोस्टेरोन सिंथेसिस तेजी से होता है। दूसरी ओर, अगर आप पहले एंड्योरेंस ट्रेनिंग जैसे लंबा कार्डियो करते हैं तो शरीर में कोर्टिसोल और ऑक्सीडेटिव तनाव, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ जाता है, जो टेस्टोस्टेरोन के लिए अनुकूल माहौल को कमज़ोर कर देता है। संक्षेप में, अगर आप दोनों करते हैं तो हमेशा पहले वेट लिफ्टिंग रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करें और उसके बाद मॉडरेट कार्डियो, हल्का या मध्यम कार्डियो करें। ज़्यादा अध्ययनों से पता चला है कि रेजिस्टेंस ट्रेनिंग, वेट लिफ्टिंग या हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग के बाद टेस्टोस्टेरोन का स्तर केवल 5 मिनट से 1 घंटे तक बढ़ा रहता है, और कुछ मामलों में ये 2 घंटे तक भी रह सकता है। ये वृद्धि एक अल्पकालिक अनुकूल प्रतिक्रिया, शॉर्ट टर्म अडेप्टिव रिस्पॉन्स है, जो शरीर को ये संकेत देती है कि अब मांसपेशियों की मरम्मत और विकास, मसल रिपेयर एंड ग्रोथ शुरू करना है। जब यह संकेत पूरा हो जाता है तो टेस्टोस्टेरोन का स्तर धीरे धीरे वापस सामान्य पर लौट आता है। मुख्य संदेश यह है, एक्सरसाइज के दौरान या तुरंत बाद जो वृद्धि होती है वह स्थायी नहीं होती, लेकिन अगर आप लगातार नियमित रूप से ट्रेनिंग करते हैं तो शरीर में दीर्घकालिक सुधार, लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स दिखने लगते हैं, जैसे कि शरीर की एनाबॉलिक हार्मोन के प्रति संवेदनशीलता, हार्मोन सेंसिटिविटी बढ़ना, मांसपेशियों का विकास, मसल बढ़ना, फैट मास कम होना। ये सभी बदलाव मिलकर शरीर की टेस्टोस्टेरोन उत्पादन क्षमता को स्वाभाविक रूप से बढ़ाते हैं, भले ही टेस्टोस्टेरोन हर समय ऊंचा न रहे। 1. मोटापे। ये सबसे बड़ा कारणों में से एक है। अत्यधिक शरीर में चर्बी बढ़ने से शरीर में सूजन, इन्फ्लेमेशन बढ़ती है और एंजाइम एरोमेटेज की मात्रा भी बढ़ जाती है। ये एंजाइम टेस्टोस्टेरोन को एस्ट्रोजन में बदल देता है, जिससे उपलब्ध टेस्टोस्टेरोन घट जाता है। नींद की कमी। पर्याप्त और गहरी नींद न लेने से शरीर का हार्मोनल संतुलन बिगड़ जाता है। रात में कम नींद लेने से एलिनाइजिंग हार्मोन और टेस्टोस्टेरोन दोनों का उत्पादन कम हो सकता है। लगातार तनाव के दौरान शरीर में कोर्टिसोल हार्मोन बढ़ जाता है, जो टेस्टोस्टेरोन के प्रभाव को दबा देता है। लंबे समय तक ये तनाव बना रहे तो टेस्टोस्टेरोन स्तर स्थायी रूप से घट सकता है। अधिक शराब सेवन। शराब लीवर के एंजाइम सिस्टम को बाधित करती है, जिससे टेस्टोस्टेरोन का संतुलन और उत्पादन दोनों प्रभावित होते हैं। पोषण की कमी, बहुत कम कैलोरी या कम प्रोटीन वाला आहार, लो प्रोटीन डाइट, शरीर को आवश्यक पोषक तत्वों से वंचित कर देता है, जिससे हार्मोन निर्माण, हार्मोन सिंथेसिस बाधित होती है। कुछ दवाइयाँ, certain medications, कुछ दवाएं जैसे स्टेरॉइड्स, एंटीडिप्रेसेंट्स और हार्मोन ब्लॉकर्स सीधे तौर पर टेस्टोस्टेरोन उत्पादन को प्रभावित कर सकती हैं। सेमिनर।
एजिंग। उम्र बढ़ने के साथ लेडिक कोशिकाओं की संख्या और उनकी संवेदनशीलता सेंसिटिविटी कम हो जाती है। इससे शरीर वर्ष के बाद से हर साल लगभग 3% की प्राकृतिक गिरावट देखी जा सकती है। निष्कर्ष: अगर आप वाकई में अपने टेस्टोस्टेरोन को प्राकृतिक रूप से बढ़ाना चाहते हैं तो सिर्फ एक्सरसाइज ही नहीं बल्कि नींद, तनाव, पोषण, वजन और जीवन शैली की आदतों पर भी ध्यान देना उतना ही जरूरी है। अनकंपाउंड रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेस। ऐसे व्यायाम करें जो बड़ी मांसपेशी समूहों लार्ज मसल ग्रुप्स को सक्रिय करें, जैसे स्क्वाट, डेडलिफ्ट, लंजेस, हिप डोमिनेंट लिफ्ट्स और ओलंपिक लिफ्ट वेरिएशंस। ये पूरे शरीर को जोड़कर काम करते हैं और सबसे मजबूत हार्मोनल प्रतिक्रिया देते हैं। तीव्रता इंटेंसिटी। मध्यम से उच्च तीव्रता मॉडरेट टू हाई इंटेंसिटी पर ट्रेन करें। ऐसा वजन चुनें जिसे आप 4 से 10 रेप्स तक अच्छे फॉर्म में उठा सकें। ये टेस्टोस्टेरोन प्रतिक्रिया के लिए सबसे प्रभावी जोन है। मातयम। हर सेशन में कई मल्टीपल सेट्स और कई कंपाउंड मूवमेंट्स शामिल करें। कुल वर्कआउट वॉल्यूम जितना अधिक होगा सुरक्षित सीमा में, उतनी ही बेहतर हार्मोनल प्रतिक्रिया होगी। आराम का समय रेस्ट पीरियड्स। सेट्स के बीच लगभग 60 सेकंड का ब्रेक रखें ताकि मेटाबॉलिक स्ट्रेस बना रहे। लेकिन जब आप बहुत भारी वजन उठा रहे हों, जैसे 3RM, तो 2-3 मिनट का लंबा आराम लें ताकि शरीर पूरी तरह से रिकवर हो सके। उपकरण का चॉइस। जहां तक संभव हो फ्री वेट्स का उपयोग करें। ये ज्यादा मांसपेशियों को एक साथ सक्रिय करते हैं और ज्यादा टेस्टोस्टेरोन प्रतिक्रिया देते हैं मशीन एक्सरसाइज की तुलना में। अगर आप रेजिस्टेंस और एंड्योरेंस दोनों ट्रेनिंग करते हैं तो हमेशा पहले रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करें, फिर एंड्योरेंस, जैसे हाइट या कार्डियो। पहले कार्डियो करने से ताकत और हार्मोनल प्रतिक्रिया दोनों घट सकती है। 7. फेल्योर तक ट्रेनिंग टू फेलियर। हर सेट को फेल्योर तक कंप्लीट एग्जॉशन ले जाना जरूरी नहीं है। ये कोर्टिसोल को बढ़ा सकता है और टेस्टोस्टेरोन के लाभ को घटा सकता है। इसके बजाय स्मार्ट इंटेंसिटी रखें और प्रोग्रेसिव ओवरलोड अपनाएं। निरंतरता कंसिस्टेंसी सबसे महत्वपूर्ण। लगातार अभ्यास करें। एक सेशन से केवल अस्थायी टेस्टोस्टेरोन वृद्धि होती है, लेकिन नियमित ट्रेनिंग, अच्छी नींद, संतुलित आहार और तनाव नियंत्रण मिलकर शरीर को लंबे समय तक हार्मोनली मजबूत बनाते हैं। सारांश: कंपाउंड एक्सरसाइज करें, मध्यम से उच्च तीव्रता पर ट्रेन करें, छोटे ब्रेक्स के साथ कई सेट्स करें, फ्री वेट्स का उपयोग करें, पहले स्ट्रेंथ फिर कार्डियो करें। हर सेट को फेल्योर तक न ले जाएं, लगातार बने रहें। एक छोटा और व्यावहारिक स्टार्टर वर्कआउट जिसे आप अभी घर पर कर सकते हैं। बॉडीवेट जंप स्क्वाट्स, बॉडीवेट स्कम्प्स या लोडेड स्क्वाट्स। अगर आपके पास डंबल्स या बारबेल है, कैसे करें? रेप्स चैलेंजिंग लेकिन कंट्रोल रखें। सेट्स के बीच लगभग 60 सेकंड का आराम लें। पूर्ण हिप एक्सटेंशन और सही फॉर्म सॉलिड फॉर्म पर ध्यान दें। स्क्वाट्स और अन्य बड़े मांसपेशी वाले मूवमेंट्स इतनी मांसपेशियों को सक्रिय करते हैं कि ये अक्सर सबसे प्रभावी तरीका होते हैं अल्पकालिक टेस्टोस्टेरोन और एनाबोलिक हार्मोनल वातावरण को ट्रिगर करने के लिए। याद रखें, ट्रेनिंग केवल एक हिस्सा है। टेस्टोस्टेरोन और हार्मोनल स्वास्थ्य के लिए ये सभी महत्वपूर्ण है। पोषण, नींद, तनाव प्रबंधन, स्वस्थ शरीर संग्रह, हेल्थी बॉडी कॉम्पोजिशन, ये सभी कारक मिलकर आपकी ट्रेनिंग के प्रभाव को बढ़ाते हैं। विशेष रूप से बुजुर्ग पुरुष और मोटापे वाले लोग, अगर ये लोग रेजिस्टेंस ट्रेनिंग, वजन कम करना प्लस मेटाबॉलिक सुधार करें तो उनके बेसलाइन टेस्टोस्टेरोन में सबसे स्पष्ट सुधार देखने को मिलता है। जरूरी बात, आपको शुरू करने के लिए महंगे जिम की जरूरत नहीं है। कंपाउंड मूवमेंट्स करें, उचित तीव्रता एडिक्वेट इंटेंसिटी रखें और लगातार अभ्यास करें। साथ ही अच्छी नींद और संतुलित पोषण अपनाएं। शुरुआत के लिए सुझाव: सुरक्षित प्रगति, सेंसिबल प्रोग्रेशंस, फॉर्म और सुरक्षा, टेक्निक सेफ्टी को प्राथमिकता दें। ऐसा रूटीन बनाएं जिसे आप लंबे समय तक जारी रख सकें। खुद का ख्याल रखें क्योंकि आप इसके योग्य हैं।